चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप लोग हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है इंडस्ट्रीज़ पर। जैसा कि मैं पिछली बार कुछ टॉपिक हमारी इंडस्ट्रीज से छूट गए थे, तो आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी पोर्शन आपका छूटने ना पाए। तो सबसे पहले हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है वर्तमान समय में, क्योंकि यहाँ पे लाखों के तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं। योग्य तथा अनुभवी टीचर द्वारा यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आज की डेट में वर्तमान समय में अनअकैडमी के बराबर कोई ऐसी संस्था अभी तक नहीं हो पाई है, ना तो होने का उम्मीद है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लें तो वो अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लें, किसी अन्य जगह फंसने का प्रयास न करें। आइए हम लोग बात करते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कैसे करेंगे? तो आप प्ले स्टोर से जा के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्लासेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है। 8 साल का अनुभव है। मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यू रहा यूपीएससी 2014 और 2015, और इस बार 2021 में मेंस है। तो आप समझ सकते हैं। और डायनेमिक अप्रोच के साथ में पढ़ाता हूँ ताकि आपकी कनेक्टिविटी हर क्षेत्रों से बनी रहे। मेरा टेलीग्राम लिंक जो है अनअकैडमी@श्रवण कुमार, ये सारे कैपिटल लेटर में है, ये सारे कैपिटल लेटर में है। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में। तो प्रमुख जो विशेषता अनअकैडमी की है वो क्या है कि डेली लाइव क्लासेस होता है। लाइव क्लास के दौरान आप एजुकेटर से कोई भी डाउट या डिस्कशन भी कर सकते हैं। चैट पोल हमेशा खुला होता है। तो ये बहुत बढ़िया इसकी विशेषता है। लाइव टेस्ट क्विजेस कराए जाते हैं, अर्थात इसमें मॉक टेस्ट के दौरान आपकी एक्यूरेंसी इतनी परफेक्ट बन जाती है कि आपको एग्जाम में जाने से पहले किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अर्थात कोई भी स्टूडेंट यदि किसी भी कोर्स में वो एनरोलमेंट होता है या सब्सक्रिप्शन लेता है तो प्री ऑर्गेनाइज कोर्स होते हैं, जो कि सही समय पर उसको समाप्त किया जाता है। तो सिलेबस को डिजाइन किया जाता है एग्जाम पैटर्न ऑफ व्यू से, है ना। अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब सब्सक्रिप्शन, यदि कोई स्टूडेंट इसका सब्सक्रिप्शन लेता है तो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी देख सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं टॉप 100 एजुकेटर की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रोमन सैनी सर हैं और मुन्नाल जी हैं, बाकी लोग हैं। ये टॉप 100+ एजुकेटर हैं जो कि टॉप मोस्ट, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इनसे पढ़ने का एक मौका मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन पे बात करते हैं। तो प्लस वाले पे सब्सक्रिप्शन है 12 महीने एक्सेस की फ़ीस है 44,000 रुपये। यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं 10% का डिस्काउंट मिलता है, 39,600 हो जाता है। 24 महीने का कोर्स है, इसका टोटल जो है कि 64,000 रुपये फीस है। अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 57,600 रुपये हो जाता है। 10% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। वही आइकॉनिक वाले की अगर मैं बात करूँ तो आइकॉनिक वाले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आइकॉनिक वाले में एडमिशन लें, क्योंकि 12 महीने की जो इसकी फ़ीस टोटल है वो 64,000 रुपये है। यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 57,600 इसकी फ़ीस हो जाती है। और 24 महीने का जो कोर्स है इसकी 99,000 फीस है। यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 89,100 रुपीज़ इसकी फ़ीस हो जाती है। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मुझे लगता है कि अब हम लोग हमारी जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, हम मेन टॉपिक पे चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जिसको बोलते हैं आधारभूत संरचना। आज हम लोग इसको कवर करेंगे कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो ये हम लोग देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे। इससे संबंधित हम लोग रिपोर्ट देखेंगे। और तीसरी बात, इंफ्रा एंड गरीबी में संबंध देंगे। कि अभी आपने देखा होगा ट्रिपल पी मॉडल हम लोग देखेंगे, आखिर ट्रिपल पी मॉडल इसमें क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे। बाद में हम लोग थोड़ा से आंकड़े देखेंगे कि आंकड़े क्या है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो मेरी बात मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो, आधारभूत संरचना, तो आधारभूत संरचना क्या होता है। तो आधारभूत संरचना किसको बोलेंगे? किसी भी, नोट करते चलिएगा आप लोग, किसी भी देश में
औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए इंफ्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अभाव में न केवल देश का उत्पादन कम होता है या प्रभावित होता है बल्कि लोगों के जीवन गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। आपको पता होगा कि अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगाया जाता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो उनका पर कैपिटा इनकम क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। इससे इनका जो है कि जीवन यापन गुणवत्तापूर्वक जो है कि प्रभावित नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो महत्व है वो बेसिकली में अगर देखा जाए तो अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया जाए या बड़े पैमाने पर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि रोजगार की जो संभावना है वो ज़्यादा हो सकती है। और रोजगार जब बढ़ेगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो देश का आर्थिक विकास होता है, अर्थात देश का नेशनल इनकम बढ़ता है। आप ये कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ता है, और नेशनल इनकम बढ़ता है तो आर्थिक विकास होता है। भारत का क्या होगा, आर्थिक विकास होता है। तो इसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। आइए जरा हम लोग आगे बात करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, या विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था, विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, जिसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट WDR, अर्थात इसको बोलते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में यह कहा गया कि किसी राष्ट्र की उत्पादकता की वृद्धि अधिक होती है जिसमें इंफ्रा सेवाएं पर्याप्त एवं कुशल होती है। आप समझ गए होंगे, अर्थात किसी राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि अधिक होती है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की सेवाएं पर्याप्त और कुशल होती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ विभिन्न रिपोर्ट में पाया गया कि निवेश करने से पूर्व इस बात को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि इंफ्रा की स्थिति क्या है। अब आप सपोज दैट मानिए कि अगर मान लो कोई विदेशी निवेशक अगर भारत में आना चाहता है तो वह इस कंडीशन पे पैसा लगाएगा भारत में, क्या उसको लाभ प्राप्त हो सकता है, या भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, तभी जाकर के कोई निवेशक भारत में निवेश कर सकता है।
तो एक रिपोर्ट में ये बात कहा गया कि यदि कोई निवेशक या विदेशी निवेशक जब भी आता है तो इससे पूर्व ये वही स्थान देखता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति भारत में क्या है, तभी जो है कि भारत में वो क्या करेगा, निवेश करेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वैश्विक अर्थ में विदेशी निवेशक को आर्थिक करने में या आकर्षित करने में, लिखिएगा, आकर्षित करने में इंफ्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात अगर किसी विदेशी को आप आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाना पड़ेगा कि आखिर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, तब वो जो है कि विदेशी निवेशक जा कर के उस देश में निवेश कर सकता है। जब तक हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये देखा गया है कि वैश्विक स्तर में भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका क्या होती है, और एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे चलते हैं। भारत में, नोट करके लिखिएगा, नोट करके, भारत में इंफ्रा शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में इंफ्रा के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, शामिल किया जाता है। ऐसे लिखिएगा आप लोग तो बेहतर होगा। निम्न क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जैसे नंबर 1 शक्ति, नंबर 2 कोयला, इसमें पावर जैसे बोलते हैं, पावर, कोयला उत्पादन, और तीसरा पेट्रोलियम उत्पादन उद्योग, और चौथा सीमेंट उद्योग, और पांचवा रेलवे, 6 नंबर पर बंदरगाह, 7 नंबर पर सड़कें, 8 नंबर पर दूरसंचार, 9 नंबर पर नागरिक उड्डयन, जिसको सिविल एविएशन बोलते हैं, सिविल एविएशन, जिसको नागरिक उड्डयन। तो ये सब जो है कि वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, उसमें बताया गया कि निम्न क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है, जैसे शक्ति, कोयला उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन उद्योग होता है, सीमेंट उत्पादन उद्योग होता है, रेलवे, बंदरगाह, सड़कें, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन इत्यादि। मेरी बात समझ गए आप लोग? समझ गए पूरा का पूरा? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने में क्रम में हम लोग यह समझते हैं इंफ्रा की प्रकृति क्या होती है। इंफ्रा की प्रकृति, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, आखिर इंफ्रा की प्रकृति। तो इंफ्रा सुविधाएं में
निम्नलिखित मुख्य गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, इंफ्रा, ये फ्रा लिखना, इंफ्रा सेवाओं का एक बड़ा भाग संक इन्वेस्टमेंट, जिसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, अर्थात डूबे निवेश, इसको क्या बोलते हैं, डूबे निवेश के रूप में होता है। क्लियर? यह इंफ्रा सेवाओं से जुड़ा होता है। क्लियर? जो एक नेटवर्क के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। क्लियर? उदाहरण के तौर पर जैसे पाइपलाइन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना। क्लियर? नंबर 1। नंबर टू, विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे लिखिएगा, विभिन्न इंफ्रा सेवाओं में गिरती हुई लागत की स्थिति देखने को मिलती है। इसे तकनीकी रूप से प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है। ठीक है? अगर आपने देखे होंगे कि इसमें जो सेवाएं गिरती हुई लागत की स्थिति देखने को मिलती है और इसमें तकनीकी रूप से प्राकृतिक एकाधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। तीसरी पॉइंट, इंफ्रा सेवाओं में कुछ व्यापार योग्य नहीं होते हैं, जैसे बिजली का प्रसारण व्यापार योग्य नहीं होते हैं। आपको पता ही होता है कि बिजली को बेचा खरीदा नहीं जाता है। ठीक है? बिजली का प्रसारण, ध्यान रखिएगा, बिजली का प्रसारण। चौथी पॉइंट, इंफ्रा सेवाओं में सार्वजनिक वस्तुएं, इसको बोलते हैं पब्लिक गुड्स, गुण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत दो गुण पाए जाते हैं। कितने गुण पाए जाते हैं? 2 गुण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कितने गुण पाए जाते हैं? 2 गुण पाए जाते हैं। पहला, जैसे गैर प्रतियोगी
उपयोग यहाँ लिख सकते हैं, जो स्वयं के लिए उपभोग, अपनी संतुष्टि के लिए होता है। और दूसरा, नंबर 1 ये हो गया। और दूसरा जिसको कहा जाता है नॉन एक्सक्लूसिव, अर्थात सरकार को चुकाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जैसे लिख सकते हैं, जैसे सड़क पर बने टोल बूथ, ठीक है। अर्थात आपने देखा होगा टोल बूथ जो बना देते हैं सरकार, तो उसके लिए जो है कि कर चुकाना पड़ता है, तो उसको नॉन एक्सक्लूसिव में जोड़ते हैं। लेकिन गैर प्रतियोगी जो उपयोग किया जाता है इसमें, यह स्वयं के लिए किया जाता है, ताकि वो अपने संतुष्टि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें दो प्रकार के सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, उनके गुण पाए जाते हैं, और ये दोनों गुण इसलिए होते हैं क्योंकि ये गैर प्रतियोगी उपयोग के लिए होते हैं और एक नॉन एक्सक्लूसिव के लिए होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं कि इंफ्रा और गरीबी के बीच संबंध क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग। इंफ्रा तथा गरीबी के बीच संबंध, ठीक है। गरीबी के बीच संबंध क्या है ये देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंफ्रा को अधिकांश मामलों में औद्योगिक एवं समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर? क्योंकि रोजगार और संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभी हमने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर मान लो किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है या बहुत मजबूत है, तो वहाँ पर रोजगार क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति जो क्रय क्षमता शक्ति है वो बढ़ेगा, अर्थात पीसीआई पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, जिससे कि उसके जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो देश का एनआई नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास जो है कि संभव हो जाता है। आर्थिक विकास क्या होता है, संभव होता है, ठीक है। आइए जरा एक डेटा के अनुसार हम लोग देते हैं। वहीं 1990 के दशक में अनुसंधान किया गया कि इंफ्रा किस प्रकार से गरीबी दूर कर सकती है, ठीक है। और विश्व बैंक ने जारी किया एक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक के जारी रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंफ्रा गरीबी विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। विकास लक्ष्य या सतत विकास लक्ष्य में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि इसका रिलेवेंसी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी रिलेवेंसी क्या है। तीसरी बात अगर हम लोग कहें, ध्यान से सभी लोग नोट करते चलिएगा इसको। तीसरी बात अगर हम कहें, इंफ्रा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। क्लियर? जिससे रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप लोगों के आय में वृद्धि होती है, जिससे ऐसे लिखिएगा, लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? फोर्थ नंबर, इंफ्रा से लोग अपने वस्तु एवं साधन को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। अब मान लो अगर सड़क ना हो तो अपने सामान को कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक भेजेंगे? ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ तक जो है कि इंफ्रा से लोग अपने वस्तु साधन को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि बाजार का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कि वह बाजार का हिस्सा बन जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? जिससे कि वो बाजार का क्या है, बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं। अब एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में इंफ्रा सुविधाओं के विकास के परिणाम स्वरूप श्रम गत्यात्मक, अर्थात आप इसको कह सकते हैं लेबर मोबिलिटी बढ़ी है और लोगों के आय में वृद्धि हुआ है। ये रिपोर्ट आप लोग याद रखना। तथा
विकास अर्थात उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर हो? जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? तो मुझे आप बताइए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं इंफ्रा का महत्व। इंफ्रा का महत्व विकास होने पर समृद्धि दर बढ़ती है जिससे कि रोजगार पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। क्लियर? साथ ही साथ लोगों के इनकम में वृद्धि होती है और इसके कारण भारत में निवेश बढ़ता है। क्लियर? जिससे कि आप लिख सकते हैं जिससे कि समग्र विकास को गति मिलती है। तो हमने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको बता चुका हूं कि पहले अगर किसी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर तरीके से लगाया जाता है या बेहतर तरीके से उसका विकास किया जाता है तो रोजगार की संभावना बढ़ती है और उनकी इनकम में विकास होता है, जिससे कि भारत में उसी पैसे का अगर इनकम ज़्यादा होगी तो वो निवेश ज़्यादा करना चाहेंगे, जिससे समग्र विकास की एक अवधारणा भारत में पैदा होती है। तो आप जान गए होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा महत्व है भारत में। ठीक है ना? तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया तो बोलो हाँ सभी लोग। चलिए ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में इंफ्रा क्षेत्र में हेडिंग है भारत में इंफ्रा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी। हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग, नोट कर लीजिएगा इसको बेहतर तरीके से, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आपने देखा होगा कि अभी जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे में जो है कि भागीदारी जो है कि निजी क्षेत्रों की बढ़ी है। ठीक है, तो ये आपके लिए यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। तो आप लोग यहीं से करेक्ट करिएगा और यहीं से पढ़ने का पूरा प्रयास करिएगा। ठीक है ना? आइए हम लोग बात करते हैं भारत में इंफ्रा को पर्याप्त रूप से विकसित करने तथा विश्व स्तरीय बनाने में निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन इसके साथ साथ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सामने अनेक प्रकार की बाधाएं
हैं, जैसे सरकार का राजकोषीय घाटा। ये बहुत बड़ी बाधा है, ध्यान में रखिएगा, सरकार का राजकोषीय घाटा। अब ऐसे में निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर? तथा साथ साथ भारत में राजस्व अधिक न होने पर प्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है। क्लियर? उत्पन्न होती है, जिससे रोजगार में क्या होता है? गिरावट देखने को मिलता है। क्लियर? ऐसे में सरकार द्वारा निजीकरण, लिखिएगा, निजीकरण को प्राथमिकता देती है, लेकिन इसके अलावा उदारीकरण की नीतियों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है? भारत में निजी क्षेत्र को इंफ्रा में विकास मुख्य विधि के रूप में पीपीपी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है इसको। इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है? आप लोगों को मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है? और भारतीय संबंध में अब आगे मैं करता हूं। भारतीय संदर्भ में वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं यूजर चार्टर की वसूली के आधार पर किसी इंफ्रा परियोजना के माध्यम से सरकार अथवा किसी सरकारी संस्था या तथा निजी क्षेत्र, ऐसे लिखिएगा,
निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा आपस में मिलकर सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं लिखना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया? अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ एक बार मुझे बताओ। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार मुझे बताओ। ठीक है, अब कुछ आंकड़े पे हम लोग बात करेंगे। वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 ट्रिलियन निवेश किसमें मेट्रो परियोजना, अंतर्देशीय जलमार्ग, प्राकृतिक गैस, ग्रिड एंड हवाई अड्डा के निजीकरण के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगी। निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगी। क्लियर हो गया? इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा है सभी लोगों को ना? एक बार यस बोले सभी लोग। क्लियर हो रहा है तो प्लीज यस बोले। आगे हम लोग बात करते हैं फिच रेटिंग। ध्यान रखिएगा, फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार जनादेश निकट अवधि में नीतियों के प्रति अनिश्चितता को कम करने और सरकार को आर्थिक सुधार के प्रयास को जारी रखने में मदद करेगा। ध्यान में रख के चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में है। पूरा मेंस का टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, इसमें सारे चीज़ 2024 को आंकड़े मैंने बता दिया। और फिच एक रेटिंग एजेंसी है, इसके अंदर जो कि ये बातें कही गई हैं। और आगे हम लोग बोलते हैं या आगे हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक होता है। यह क्षेत्र भारत के
विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखते हैं वर्तमान में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस क्षेत्र में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आकर्षित कर रहा है तथा निजी क्षेत्र सड़क संचार से लेकर बिजली तथा हवाई अड्डों के विभिन्न बुनियादी ढांचों के निर्माण में प्रमुख प्लेयर के रूप में उभर रहा है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चे, इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है। अगर आप लोग इसको कवर कर लोगे तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन मेंस में बनाता है। तो मेंस का आपका एक पॉइंट जो है कि तैयार है, क्योंकि मेंस में जो है कि मेंस आप देखोगे सिलेबस उठा करके तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार अप्रैल 2000 से दिसंबर 2018 तक निर्माण विकास टाउनशिप आवास निर्मित बुनियादी एंड निर्माण विकास परियोजना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.591 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। और आगे हम लोग डेटा लिखते हैं। भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर प्रतिवर्ष 10.5% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको बोलते हैं CAGR की दर से बढ़ रहा है। 2020 तक या 2020 में यह
215 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कोविड-19 के प्रभाव स्वरूप इस निवेश में स्थिरता देखने को मिल रहा है। तो कोविड-19 भी यहाँ पे आप जोड़ दिए और 2020 का डेटा भी आपके आगे जोड़ दिए हो, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बोलते हैं निवेश भारत में 2022 तक सतत विकास के लिए बुनियादी ढांचे में 50 ट्रिलियन अर्थात बोले तो 777 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। ये पूरा आंकड़े जो है कि प्रेजेंट के आंकड़े हैं, लेकिन वहीं 2018 में बुनियादी ढांचे में निवेश 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। और जून 2018 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB कहा जाता है, ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड, जिसको कहा जाता है NIIF, में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश की घोषणा की थी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो गया तो मुझे एक बार फटाफट जल्दी से बताएं जरा, तो एक बार जल्दी से बताओ तो। अब आगे लिखते हैं भारत सरकार द्वारा प्रयास। अगला लास्ट टॉपिक है भारत सरकार द्वारा प्रयास। भारत सरकार द्वारा प्रयास, क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको लिख लेना हम लोगों का। पहला पॉइंट यह है बच्चे, भारत सरकार अवसंरचना क्षेत्र, रोजगार, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी परिवहन में निवेश की उम्मीद की है। नंबर दूसरा, बुनियादी ढांचा को
बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। क्लियर क्लियर हो गया। और आगे केंद्रीय बजट 2019-20 में इंफ्रा के क्षेत्र में निम्नलिखित घोषणा की गई। पहला 4.56 लाख करोड़ रुपया का आवंटन कर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारी निवेश की घोषणा की। नंबर 2, संचार क्षेत्र में डाक एंड दूरसंचार विभागों के विकास के लिए 38,637.46 करोड़ रुपए आवंटित किए। क्लियर। तीसरी बात, भारतीय रेलवे केंद्रीय बजट 2019-20 के तहत 66.77 बिलियन का आवंटन किया गया। ठीक। डी लिख लो इसका। परिवहन तथा रोजगार के विकास के लिए 83 मत लिखिएगा, 83 हटा दीजिएगा, 83,015.97 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। क्लियर। ए, दूरसंचार अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए 8350.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये सब डेटा है, ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ सकता बेहतर तरीके से। और एक लास्ट लिख लो आप, डी 500 शहरों में सभी घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। मेरी बात इतनी समझ में आ गई सबको? तो ये आपका पूरा का पूरा जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं होगा, तो आप प्लीज़ आगे कर लीजिएगा। बाकी की क्लास जो बची रहेगी मैं आगे चल कर के लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है,
कवर हो जाएगा आप लोगों का।